वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम आयोश मैनेजिंग सेफली की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम देखेंगे मॉड्यूल 6 इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स पार्ट 1। तो बेसिकली इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, किस वजह से साइट के ऊपर इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स होते हैं, किस तरह से हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इनको इन्वेस्टिगेट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 6 इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। There is a preliminary note. The main purpose of this IOSH Managing Safely lecture series is just to convey the knowledge, nothing more than that. और की लर्निंग आउटकम्स की हम बात करेंगे। वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सेकंड वन इज हाउ डू एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स हैपन, एक्सीडेंट और इंसिडेंट किस तरह से साइड पे होते हैं। एंड देन हाउ डू यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, और इंसिडेंट एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। ये सारे की लर्निंग आउटकम्स को और की लर्निंग पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लर्निंग आउटकम को देख लेते हैं। व्हाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, मतलब बेनिफिट्स क्या हैं इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स हैज राइज्ड योर अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क्स बिफोर हार्म अकर। तो पहले पार्ट में जितना भी हमने कोर्स कवर किया, इसमें हमने देखा है कि हैजर्ड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को किस तरह से कैलकुलेट करना है, रिस्क रेटिंग को किस तरह से कैलकुलेट करना है और किस तरह से हमने कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करवाने हैं, जिससे में हमने हायरार्की ऑफ कंट्रोल को डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से हमने इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होने से पहले ही हैजर्ड और रिस्क को प्रॉपरली कंट्रोल या मिनिमाइज कर लेना है, या फिर एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल वाली सिचुएशन में ले आना है। तो लेकिन फिर भी वो कहता है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो फिर इनको हमें इन्वेस्टिगेट भी करना है, और क्यों इन्वेस्टिगेट करना है वो नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में देखते हैं। तो ये प्रीवियस एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें स्लिप हैजर्ड था, कैंटीन का टाइम हो रहा था, लंच ब्रेक का टाइम हो रहा था और एक बंदा वहाँ पे मोब लगा रहा था, वहाँ पे स्लिप और ट्रिप का हैजर्ड जो था वो ज़्यादा था। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया और प्रॉपर कंट्रोल लगा दिया। अब कंट्रोल क्या है कि हमने उसको बैरिकेड कर दिया, वार्निंग साइनेजेस लगा दी, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें इफेक्टिवली वर्कर्स को कि जहाँ पे स्लिप हैजर्ड है इस एरिया में आपने नहीं आना। बट वो कहता है कि हाउएवर समटाइम्स थिंग्स मे गो रॉन्ग। अब जितने भी कंट्रोल मेजर लगा लें, जितने भी कंट्रोल एक्शन ले लें, फिर भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। यू नीड टू नो व्हाट डू ऑन दोज ओकेजन, इन सिचुएशन में हमें क्या करना है, एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम देम, मतलब कि इस एक्सीडेंट को, इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करके हम किस तरह से लेसन लर्न कर सकते हैं, किस तरह से फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्कर्स को, ताकि सिमिलर एक्सीडेंट्स जो हैं वो रिपीट ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एन इंसिडेंट। एन इंसिडेंट कुड बी desired or undesired event that may or may not result in harm but has the potential to do so। कोई भी ऐसा इवेंट जिससे नुकसान हो या ना हो, उसको ब्रॉडर टर्म्स में हम इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें फिर एक्सीडेंट भी आ जाता है, नियर मिसेस भी आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है कि जनाब एन अनडिजायर्ड इवेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन हार्म बट हैज द पोटेंशियल टू डू सो। एक ऐसा इवेंट जिससे नुकसान हो सकता था लेकिन उससे नहीं हुआ, जिसे हम कहते हैं बाल बाल बच गया। एन अनडिजायर्ड इवेंट विद द रिजल्ट विद दिस रिजल्ट, अब नीचे एक बंदा उससे ट्रिप हुआ है लेकिन वो गिरा नहीं है, मतलब वो बच गया है, ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज नियर मिस, इसे हम नियर मिस बोलते हैं। और ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एन एक्सीडेंट इज एन अनडिजायर्ड इवेंट दैट डज रिजल्ट इन हार्म, जिसमें इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। मतलब इसके हाथ में फ़ोन था, वो फ़ोन पे लगा हुआ था, फ़ोन को सुनते सुनते या मतलब कि अननोइंगली वो उसमें आके स्लिप हुआ, ट्रिप हुआ और वो बंदा गिर गया है, तो इसे हम एक्सीडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू आइडेंटिफाई द कॉज। हमें इन्वेस्टिगेट क्यों करना है? फर्स्ट रीजन है आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग अगेन। रीअकरेंस ऑफ एक्सीडेंट को मतलब कि प्रिवेंट करना हमारा मेन मकसद होता है किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते वक्त। तो नेक्स्ट हम चलेंगे जनाब, इसमें हमें कुछ रीजंस भी नजर आई हैं, जिनमें एक तो कंटीन का टाइम था, वहाँ पे नंबर 2 पे स्लिप हैजर्ड साइनेज भी लगी हुई थी लेकिन उसने देखी नहीं है। फ़ोन पे वो बंदा लगा हुआ था, अननोइंगली आके हिट कर गया है, वहाँ पे स्लिप हैजर्ड था। तो ये सारी एक कॉमन कॉजेज हैं कि क्यों एक्सीडेंट हुआ है। इसी तरह से हम इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अदर रीजंस टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स इंक्लूड, एक्सीडेंट और इंसिडेंट हम क्यों करते हैं, अदर रीजंस हमारे पास क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर नोटिफाइंग अथॉरिटीज। इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करना हमारे पास अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज या लॉ या लेजिस्लेशन के हिसाब से भी ये हमें करना होता है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। रिडोर हमने प्रीवियस मॉड्यूल 4 में पढ़ा है, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज एंड डेंजरस अकरिंग को फॉलो करने के लिए
भी हमें इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना होता है। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इंश्योरेंस पर्पसेज। डेफिनेटली अगर कंपनी ने इंश्योरेंस ली है तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए हमें इंसिडेंट एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना होता है, एस्टिमेट करना होता है कि कितना लॉस हुआ है, ताकि उसका हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। डेफिनेटली कॉस्टिंग, कितना लॉस हुआ है एक्सीडेंट में, कितना हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आई है, कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास की बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के की बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज मेकिंग अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। जब हम एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, फर्दर उसको रीअकरेंस को प्रिवेंट करेंगे, तो हम सेफर वर्क इन्वायरमेंट को डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इंप्रूव वर्कर मोराल। डेफिनेटली अगर किसी एक्सीडेंट हुआ है, किसी को साइड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसको इंजरी हो गई है, अगर आप इंसिडेंट एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो वर्कर्स ये मैसेज परसीव करेंगे कि उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनको कोई वेटेज नहीं दी जा रही, अगले दिन नया वर्कर हायर कर लिया गया है, तो इस तरह से मोराल डाउन होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, काम को रोका जाता है, वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, तो उनका मोराल हाई होता है कि कंपनी हमारी केयर कर रही है, अपनी ड्यूटी ऑफ केयर। इन शॉर्ट अगर एक्सीडेंट हो भी गया है तो एटलीस्ट उनको केयर है कि फर्दर सिमिलर एक्सीडेंट ना हो, तो इससे मोराल अप होता है वर्कफोर्स का। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्रिवेंटिंग फ्यूचर बिजनेस लॉसेज फ्रॉम डिसरप्शन, डाउन टाइम एंड लॉस्ट बिजनेसेस। फ्यूचर जो इंसिडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प आउट करता है। फ्यूचर जो बिजनेस लॉसेज आने हैं, डिसरप्शन आनी है, डाउन टाइम आना है। डाउन टाइम बेसिकली क्या होता है कि एक्सीडेंट के बाद जितनी देर वो मशीन, इक्विपमेंट या इंडस्ट्री बंद रही है उसे डाउन टाइम बोलते हैं। लॉस ऑफ बिजनेस को कम करने के लिए हम एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये भी हमारे पास एक बेनिफिट है। नेक्स्ट आई था डेवलपिंग यूजफुल स्किल्स एंड नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी एक सेक्शन में एक्सीडेंट हुआ है तो बाकी सेक्शंस को भी कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो कि इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को किस तरह से मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। रिमेंबर इंसिडेंट्स दैट डोंट रिजल्ट इन हार्म आर लॉस स्टिल नीड टू बी रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। ऐसे इंसिडेंट जो कि नियर मिसिस है, जिससे कोई लॉस नहीं हुआ, उनको भी हमने रिपोर्ट करना है, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना है। बिकॉज जो आज नियर मिस हुई है वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट शिफ्ट में या कभी भी नेक्स्ट अपकमिंग डेज में उसी से एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो हमें उनको भी रिपोर्ट करना है और इन्वेस्टिगेट करना है और उनसे भी लेसन लर्न हमने करने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एन इंसिडेंट माइट रिजल्ट इन मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ इट वर टू बी हैपन अगेन। अगर वही एक्सीडेंट दोबारा से होता है तो माइट भी उससे भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो जो प्रीवियसली हुए हैं। सो दिस ऑल दीज थिंग्स आर डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन साइट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम स्टार्ट करेंगे। हाउ डू एक्सीडेंट इंसिडेंट हैपन। एक्सीडेंट या इंसिडेंट किस तरह से साइट पे होते हैं। सबसे पहले हम एक स्टोरी देखेंगे। एक बंदा है जनाब, वो एक ऑफिस में काम कर रहा है, अकेला वहाँ पे काम कर रहा है और अप्रॉक्सीमेटली मतलब कि उसकी ऑफ का टाइम है, मतलब कि ऑफ होने वाला है उसको। वो क्या करता है कि थोड़ी देर पहले ही निकलता है और फायर एग्जिट से, मेन डोर से वो नहीं जाता कि किसी को वो नज़र आएगा, तो वो फायर एग्जिट से निकलता है और जो स्टोरेज एरिया उसमें से गुजर के एग्जिट की तरफ जाता है, बिकॉज वो टाइम से पहले अपनी शिफ्ट क्लोज करके बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है। अब एट द मीन वाइल जो वो स्टोरेज सेक्शन है या जो वो वेयर हाउस है, वहाँ पे एक बंदा, एक फोकलिफ्ट ऑपरेटर है, वो भी एंड ऑफ द शिफ्ट में। आपने देखा होगा कि जब भी एंड ऑफ द शिफ्ट होता है तो हर बंदा ज़रा जल्दी में होता है ताकि जल्दी काम को वाइंड अप करें और उसके बाद आप अपना पॉइंट या फिर ऑफ की तरफ जा सकें, आप वापस घर की तरफ जा सकें। सो वो स्पीड के साथ फोकलिफ्ट लेके आ रहा है और आफ्टर दैट यकदम से वो बंदा वहाँ से, मतलब कि जो स्टोरेज कैबिनेट्स बने हुए हैं उनके सामने से, रैक्स के सामने से उसके सामने आ जाता है और वो सडन ब्रेक लगाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है और उससे एक्सीडेंट स्ट्रक बाय द लोड। अब वो यकदम से जब ब्रेक लगाता है तो लोड जो उसके ऊपर, फोक्स के ऊपर होता है, वो उड़ के उसको लगता है, तो उससे उसको क्या इम्पैक्ट इंजरी आ जाती है उस बंदे को। नो व्हाट वाज द कॉज। अब कॉजेज अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो एक तो ये था कि फोकलिफ्ट स्किड हो गया, लोड ट्रिप हो गया, स्ट्रक बाय द लोड हो गया और वर्कर को इंजरी होगी। अपेरेंटली हमें ये कॉजेज नजर आ रही हैं। इस तरह से हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एक्सीडेंट हुआ क्यों था। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट वाज द कॉजेज में। अगेन ये एक या तो ये था कि वहाँ पे कोई ऑयल पैच था, वहाँ पे कोई लिक्विड गिरा हुआ था जिससे वो फोकलिफ्ट स्किड हो गया, या फिर सेकंड ऑप्शन ये था कि उसने बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग की जिसकी वजह से वो जो बॉक्सेस थे वो सिक्योर नहीं किए हुए थे और वो जाके उसको वर्कर जो उसके सामने आया है उसको लगे और उसको इंजरी हो गई। अब वो कहता है कि जनाब फोकलिफ्ट से माइल भी ऑयल लीकेज हो रही हो, जिसकी माइट भी ये इस वजह से हो कि फोकलिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी, उसकी लीकेज थी, लुब्रिकेटिंग ऑयल उसमें से लीक हो रहा था। एक पॉसिबिलिटी ये है।
सेकंड पॉसिबिलिटी अगेन वही आ जाती है, लैक ऑफ सुपरविजन थी, इंस्पेक्शन नहीं थी, लीकेज फ्रॉम द फोकलिफ्ट थी और ऑयल पैच पहले से वहां पे गिरा हुआ था जिससे वो फोकलिफ्ट स्किड हुआ। ये वो सारी चीजें हैं जो इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे की जा रही होती है। उसके बाद क्या था, एक कॉज ये भी थी कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, शिफ्ट का टाइम एंड हो रहा था तो जो फोकलिफ्ट ड्राइवर था वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। और सेकंड थिंग, अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस, यूजुअली वहां से कोई वर्कर नहीं निकल के सामने आता था, उस रैकिंग के दौरान में से बंदा नहीं निकलता था, प्रॉपर डेजिग्नेटेड वॉकवेज बने हुए थे, यूजुअली वर्कर्स उनको फॉलो करते थे, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली सामने आ गया, उसने हार्ड ब्रेक की और जो बॉक्सेस थे वो उस बंदे को हिट कर गए। अब ये अगेन वही बात आ जाएगी कि वर्क प्रेशर था, रशिंग टू गेट द जॉब डन था, ओवर स्पीडिंग वो कर रहा था, ये एक कॉज हो सकती है। सेकंड कॉज ये हो सकती है स्पीड लिमिटर उसने रिमूव किया हुआ था, स्पीड लिमिट की वार्निंग उसको नहीं मिल रही थी, या स्पीड जो स्पीड गेज थी वो काम नहीं कर रही थी। और नेक्स्ट क्या है कि नो इंस्पेक्शन थी, लैक ऑफ सुपरविजन थी, उसकी सुपरविजन नहीं थी, तो ये भी कुछ कॉजेज है एक्सीडेंट की। तो बेसिकली क्या है कि सेवरल रीजंस हो सकती हैं एक एक्सीडेंट को होने के लिए। अब जब वो सारी रीजंस एक जगह पे इकट्ठी होती हैं तब एक्सीडेंट हैपन होता है। तो इसी चीज़ को हम सम अप कर रहे हैं कि बेसिकली इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो रही होती है, कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद हम एक फाइनल चीज़ बनाते हैं कि ये पॉसिबल वे था, ये पॉसिबल इश्यूज थे ड्यूरिंग आफ्टर द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था वहाँ पे। तो नेक्स्ट चीज़, हम कैजुअल एक ट्री बना लेते हैं जिसमें हमारे पास इमीडिएट कॉजेज हमें ये लगा है कि यकदम से बंदा सामने आ गया, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, उसने यकदम से ब्रेक लगाई है, या फिर ऑयल पैच से वो स्लिप हुआ है, उसने ब्रेक लगाई है, स्किड हुए हैं बॉक्सेस और उस बंदे को लगे हैं और उसकी इंजरी हो गई। ये इमीडिएट कॉजेज हैं। इमीडिएट कॉजेज बेसिकली क्या होती हैं, अपेरेंट कॉजेज होती हैं जो हमें लगता है कि इनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो इसे हम इमीडिएट कॉज कहेंगे। उसके बाद आता है अंडरलाइंग कॉजेज, उनके पीछे की कहानी जो होती है उसे हम अंडरलाइंग कॉजेज कहते हैं। अब अंडरलाइंग कॉजेज क्या थी कि ट्रक की मेंटेनेंस नहीं की गई थी, सबसे ऊपर वाली पिक्चर में आ रहा है। और उसके बाद क्या था कि ट्रक ओवर स्पीडिंग थी, लैक ऑफ टाइम की वजह से मेंटेनेंस नहीं की गई थी, इंस्पेक्शन नहीं की गई थी। उसके बाद क्या था कि वो जो वर्कर था वो टाइम से पहले छुट्टी करके आ रहा था, टाइम से पहले ऑफ करके आ रहा था, जिग जैग पाथ जो डेजिग्नेटेड पाथ था उसको उसने फॉलो नहीं किया, वो डायरेक्ट शॉर्टकट से रैकिंग के दरमियान में से निकल के उसके सामने आ गया। ये अंडरलाइंग कॉजेज को डिपिक्ट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास रूट कॉजेज आ जाती है कि इंस्पेक्शन नहीं थी, और रूट कॉजेज हमेशा मैनेजमेंट सिस्टम से रेलिवेंट होती हैं। मतलब कि टाइम प्रेशर था उसके ऊपर, अगेन फोकलिफ्ट की इंस्पेक्शन नहीं करवाई जा रही थी, और वर्कर जो थे वो जो कंपनी पॉलिसी थी ऑफ टाइमिंग की या टाइमिंग फॉलो करने की उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अंडरलाइंग कॉजेज क्या होती हैं, ये डीप रूटेड इन मैनेजमेंट सिस्टम होती हैं, इनको आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है और इनको रेक्टिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि इमीडिएट कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट क्या है, अंडरलाइंग कॉजेज क्या है, और उसके बाद रूट कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट हमारे पास क्या है। रिमेंबर, इफ यू ओनली इन्वेस्टिगेट एज फॉर एज द इमीडिएट कॉजेज, अगर सिर्फ आप इमीडिएट कॉजेज को देख रहे हैं, देयर इज मच हायर लाइकलीहुड दैट इट विल हैपन अगेन। अगर सिर्फ आप इमीडिएट कॉजेज को कंट्रोल करते हैं तो ये एक्सीडेंट दोबारा से रिपीट होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें अंडरलाइंग कॉजेज को भी आइडेंटिफाई करना है। अंडरलाइंग कॉजेज को जब हम एड्रेस कर लेंगे तब हमारा फर्दर रेपिटेशन ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। Remaining part of module 6 will be covered in next video, that is lecture number 9. So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the video, also subscribe to the channel. Thank you very much once again. Stay tuned for upcoming videos.